एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, आज आपको इस ई व्याख्यान में भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत देवनागरी लिपि का परिचय कराया जाएगा। देवनागरी लिपि का उद्गम, उसका विकास, उसकी विशेषताएं और उसमें कहाँ संशोधन की गुंजाइश है, कैसे वो मानक बन सकती है, इन सब के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। बच्चों, कल आपको ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि के बारे में बताया था। भारत की जो प्राचीन लिपि है उसमें प्राचीनतम लिपियों में दो लिपि आती हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक होता रहा। और आपको कल ये भी बताया था कि इसकी दो शैलियाँ थी, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं शताब्दी में गुप्त लिपि का विकास हुआ था। गुप्त शासकों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम गुप्त लिपि पड़ा। गुप्त लिपि का प्रयोग 5वीं सदी तक होता रहा। गुप्त लिपि से ही 6वीं सदी में कुटिल लिपि का विकास हुआ और ये कुटिल लिपि 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। इस कुटिल लिपि से 9वीं शताब्दी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। ध्यान देने योग्य तथ्य है विद्यार्थियों, भोलानाथ तिवारी के अनुसार इस कुटिल लिपि से ही 9वीं शताब्दी के लगभग देवनागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत है, किंतु दक्षिण भारत के भी कुछ भागों में यह मिली है। लेकिन दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर के नंद नागरी है, अर्थात उत्तर में इसको नागरी कहा गया है और दक्षिण में इसको नंदी नागरी कहा गया है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ कि प्राचीन नागरी लिपि से हमारी आधुनिक नागरी, गुजराती लिपि, महाजनी लिपि, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। कुछ लोग कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि विकसित मानते हैं, जिसे आगे चल करके असमिया, बंगला, मणिपुरी, पूर्वी अंचल की लिपियां विकसित मानी जाती हैं। प्राचीन नागरी से 15वीं-16वीं शताब्दी में आधुनिक नागरी विकसित हुई, अर्थात जो इसमें आधुनिक नागरी के विकसित होने का समय बताया गया है वो है 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। नागरी नाम इसका कैसे पड़ा, ये भी एक विवाद का विषय है। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ मत इस प्रकार से हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण ये नागरी कहलाई। दूसरा है प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार ललित विस्तर के अतिरिक्त नाग लिपि ही नागरी लिपि, अर्थात नाग से नागर शब्द का संबंध है, ऐसा माना जाता है। तांत्रिक चिन्ह देवनागर से साम्य होने के कारण भी इसे देवनागरी और फिर नागरी कहा गया। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार प्रसार होने के कारण ये देवनागरी कहलाई। एक अन्य मत के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य में एक शैली थी, नागर शैली, जिसकी चतुर्भुजीय आकृतियां होती थी। दो अन्य शैलियां द्रविड़, अष्टभुजी या सप्तभुजी, बेसर, वृत्ताकार थी। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षरों जैसे प, फ, म, ग के कारण इसे नागरी कहा गया। लेकिन विद्यार्थियों, ये इन विभिन्न मतों में से कोई भी मत बहुत प्रामाणिक नहीं है और नागरी नाम की व्युत्पत्ति का प्रश्न अभी भी अनिर्णित है, अर्थात कोई इसे नागर ब्राह्मणों के कारण, कोई गुजरात के नागर ब्राह्मणों में या देवनगर काशी में प्रयुक्त होने के कारण अनेक मत दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मत एक स्वीकार्य नहीं है। आपको नागरी का जो समय बताया गया था विद्यार्थी, वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में आधुनिक नागरी का विकास हुआ है। अब देखते हैं कि इस नागरी का विकास किस प्रकार से हुआ है। 9वीं सदी से अब तक नागरी लिपि के विकास पर अभी तक कोई विस्तृत कार्य प्रकाश में नहीं आया है। भोलानाथ तिवारी ने संक्षेप में हिंदी भाषा में इस पर जरूर विचार किया है और
उसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि कैसे नागरी लिपि का विकास हुआ है। नागरी लिपि के इस लगभग 1100 वर्षों के जीवन काल में प्राय यूं सभी अक्षरों में न्यूनाधिक परिवर्तन हुए हैं और न्यूनाधिक परिवर्तन भी हुए हैं, और परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ और उल्लेखनीय बातें भी हैं जिनका यहाँ पर वर्णन इस प्रकार से दिया जा सकता है या इस प्रकार से बताया जा सकता है। सबसे पहला है कि फारसी लिपि का प्रभाव, नागरी लिपि का प्रभाव विकास कैसे होता है। तो इसमें सबसे प्रथम कारण यह दिया गया है कि नागरी लिपि पर जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण हुए हैं जिनमें फारसी लिपि का प्रभाव सर्वाधिक माना गया है। नागरी में नुक्ते और बिंदु का प्रयोग फारसी लिपि का ही प्रभाव है। फारसी लिपि मूलतः बिंदु प्रधान लिपि कही जा सकती है, किंतु उसके अनेक वर्ण चिन्ह जैसे बे, पे, ते, से, रे, जे, फे, दाल, जाल, तोय, जोय, स्वाद, ज्वाद, ये बिंदु के कारण ही एक दूसरे से अलग होते हैं। नागरी लिपि में ऐसा कोई प्राय अंतर नहीं रहा। हाँ, फारसी का प्रभाव ग्रहण करते हुए परंपरागत तथा नवागत ध्वनियों में नागरी में नुक्ते का प्रयोग होने लगा, जैसे ड, ढ, 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 क, क, ख, ख, ग, ज, फ, यही इस तरह से। यही नहीं, मध्य युग में कुछ लोग ये और पे दोनों को भी ये जैसा और वह को भी वह लिखने लगे थे। इस भ्रम से बचने के लिए कैफी लिपि में तो नियमित रूप से और कभी कभी नागरी में भी य के लिए य और वह के लिए वह नुक्ते का प्रयोग होने लगा था। अब नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है। जो पुराना अ लिखा जाता था और लय के स्थान पर अड़, लय आदि विभिन्न रूप स्वरों के लिए ए का भी जो प्रयोग कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, वस्तुतः वो मराठी का ही प्रभाव है। कुछ लोग नागरी लिपि बिना शिरोलेखा के भी लिखते हैं और ये गुजराती का प्रभाव है। गुजराती लिपि शिरोरेखा विहीन लिपि है। अंग्रेजी के पूर्ण प्रचार के बाद में ऑफिस, कॉलेज जैसे शब्दों में ओ स्पष्ट लिखने के लिए अंग्रेजी में नागरी लिपि में उस अंग्रेजी के ओ का भी प्रयोग होने लगा। ए पर चंद्राकार अंश तो पुराने चंद्र बिंदु से ही ग्रहित किया गया था, लेकिन उसका जो बिंदु है वो हटा दिया गया। इसका प्रयोग अंग्रेजी के प्रभाव से होने लगा और उसकी ध्वनि ओकारांत थी, जैसे कॉलेज, ऑफिस आदि। नागरी लिपि में पहले मुख्यतः एक पाई या दो पाइयों या कभी कभी वृत्त, विराम आदि के भी प्रयोग करते थे, विराम के रूप में प्रयोग करते थे। इधर अंग्रेजी विराम चिन्हों ने हमें प्रभावित किया है और पूर्ण विराम को छोड़कर के सभी चिन्ह हमने अंग्रेजी से लिए हैं। अर्थात हमारे जो विराम चिन्हों है वो सब अंग्रेजी से ग्रहित है, केवल पूर्ण विराम को यदि हमने छोड़ दिया जाए तो। यूँ तो कुछ लोग पूर्ण विराम के स्थान पर भी अंग्रेजी के बिंदु का ही प्रयोग करने लगे हैं, जो कि ठीक नहीं है। उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण कभी कभी ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ के धोतन के लिए अब और ओ का भी प्रयोग होने लगा है। इस तरह से मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी ध्वनियों के ज्ञान से नागरी लिपि को प्रभावित किया और फलतः न्यूनाधिक रूप से परिवर्तन और उसको विकसित भी किया है। अब विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण बात वो है कि देवनागरी लिपि किस तरह से एक वैज्ञानिक लिपि कही जा सकती है या उसके गुण या उसकी विशेषताएं क्या है। विश्व की कोई भी लिपि सभी दृष्टियों से पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, किंतु पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि की कल्पना तो की जा सकती है और उसके कुछ गुण भी गिनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि वैज्ञानिक लिपि को वर्णनात्मक होना चाहिए, अक्षरिक नहीं होना चाहिए। अर्थात उसके लिपि चिन्ह भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन और हर स्वर के लिए अलग अलग होने चाहिए। उल्लेख्य है कि देवनागरी में क, ख, ग आदि व्यंजनों में व्यंजन और स्वर मिले हैं, यह वर्णनात्मक नहीं है, अक्षरिक है। तो ये गुण वैज्ञानिक गुण है उसमें। अर्थात हमारी जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, वो वर्णनात्मक नहीं है, अक्षरिक है और प्रत्येक ध्वनि के लिए वहाँ पर चिन्ह विद्यमान है। लिपि में भाषा में प्रयुक्त हर ध्वनि, स्वर और व्यंजन के लिए लिपि चिन्ह होने चाहिए, न कम और न अधिक। देवनागरी में अधिकांशतः ये व्यवस्था है, लेकिन दंतोष्ठ्य व के लिए कोई चिन्ह नहीं है।
एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि ही व्यक्त होनी चाहिए, एकाधिक नहीं। लेकिन नागरी में ब से कई ध्वनियां व्यक्त होती हैं। नागरी में वैसे एक से अधिक ध्वनियां व्यक्त होती हैं। एक ध्वनि के लिए केवल एक लिपि चिन्ह होना चाहिए, एकाधिक नहीं। लेकिन जो हिंदी भाषा में एक ही ध्वनि के लिए नागरी में री, ऋषि, ऋषि, ऋषि वाला, शय आदि चिन्ह है जिनका उच्चारण एक जैसा है, लेकिन लेखन अवश्य उसका पृथक है। लेखन में लिपि चिन्ह को उसी क्रम में आना चाहिए जिस क्रम में उनका उच्चारण किया जाता है। लेकिन देवनागरी का ये दोष है कि इसमें ई, उ, री एक ही मात्राएं यथाक्रम में नहीं आती है। दो चिन्हों को भी एक साथ पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन नागरी में ऐसा है। हालांकि अब इसमें संशोधन कर दिया गया, जैसे घ, ध, म, भ, रे, श, ख, रव, इनमें अंतर कर दिया गया है। क्योंकि जो घ और ध में अंतर करने के लिए ऊपर घुंडी लगा दी गई और मैं और भय का भी इस तरह से ही अंतर किया गया है। अब देवनागरी लिपि में कुछ सुधार के प्रयास किया गए, लंबे समय से ऐसा किया जाता रहा है। तो ये देवनागरी लिपि में जो सुधार किए गए हैं या सुधार के जो कारक बनते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक लिपि की पहली शर्त होती है कि उसे वर्णनात्मक होना चाहिए, अक्षर नहीं होना चाहिए। देवनागरी लिपि अक्षरीय है और यह कमी देवनागरी की प्रकृति है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। अब उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होना चाहिए, किंतु नागरी में एक ध्वनि के एकाधिक चिन्ह हैं, आपको ये पहले बताया गया है। और ये कमी दूर कर दी गई है अधिकांश से, जैसे र, ल, ए, इन सब को छोड़ करके बाकी कमी दूर कर दी गई है। पहले जो ल और ल प्रचलित था, ए के भी दो रूप थे, ण के भी दो रूप थे, उन सबको परित्याग कर दिया गया है। इसका बहुत कुछ मानकीकरण स्वरूप कर दिया गया है। आदर्श या वैज्ञानिक लिपि में उन ध्वनि चिन्हों के लिए भी अलग अलग अक्षर होने चाहिए जो उस भाषा में हो जिसे लिखने में लिपि प्रयुक्त होती थी। इस दृष्टि से नागरी की समस्या थोड़ी अलग है, क्योंकि ये किसी एक भाषा के लिए नहीं अपितु संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली, सिंधी आदि कई भाषाओं में प्रयुक्त होती रही है। इसका अर्थ यह है कि इन सभी भाषाओं के ध्वनि ग्रामों का निर्धारण करके जितने अक्षर नए हों उन्हें जोड़ लेना चाहिए। जैसे हिंदी में दंत्योष्ठ्य व के लिए नीचे नुक्ता हम दे सकते हैं। ये देवनागरी में सुधार के संशोधन किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक लिपि में अक्षर उसी क्रम में लिखे जाने चाहिए जिस क्रम में वे बोले जाते हैं। नागरी लिपि में उ, री, ए, ऐ आदि मात्राएं भी इस दृष्टि से अवैज्ञानिक हैं, क्योंकि ये दाएं की ओर न दी जाकर के ऊपर नीचे दी जाती हैं। किंतु यदि उन्हें छोड़ दें तो कम से कम ई की मात्रा अवश्य परिवर्तित ही होनी चाहिए, क्योंकि वह अपने स्थान से कभी तो एक, कभी दो, कभी तीन स्थान छोड़कर भी लगती, जैसे कि प्रिय, चंद्रिका आदि लिखी जाती है। तो उसके लिए ये सुझाव है कि वो इस तरह से 1, 2, 3 छोड़ करके न आए। वैज्ञानिक लिपि में अक्षरों की समानता के कारण भ्रम की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में खाना, रवाना, अरंडा, अराड़ा, ख, रव, णु आदि में भ्रम होता है और इनको मिला देने से भ्रम और अधिक बन जाता है। तो इसको दूर करने के लिए ण और ण को छोड़ करके सारे भ्रम अब दूर कर दिए गए हैं। मैं, भय, घ, ध में भी उसमें गुंडीदार बना करके इस भ्रम को दूर कर दिया गया है। नागरी की बहुत सारी कुछ जो कमियां थी, जो दोष थे, उनको दूर कर दिया गया है और अब वो लगभग वैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि के रूप में स्वीकृत है। नागरी में जो संयुक्त व्यंजन है स्वतंत्र अक्षरों के जैसे हैं, जैसे त्र, ग, क्ष, त्र, इन्हें छोड़ करके शर आदि के रूप में संयुक्त व्यंजन लिखे जा सकते हैं। देवनागरी लिपि में लेखन की एक रूपता की भी आवश्यकता है और हिंदी में शिरोरेखा, बिंदी जो नुक्ता लगता है फारसी के प्रभाव से, अनुस्वार आदि के संबंध में भी एक रूपता नहीं है। इन संबंध में एक पद्धति ख, ग, ज और शिरोरेखा का न होना और अनुस्वार को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये कई कारक हैं जो वैज्ञानिक कमियां हैं और इनको दूर करके, इनको सुधार करके
इसको वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। धन्यवाद।